बोलो क्या था होमवर्क? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। बोलो बेटा फर्स्ट पेज निकालो। टू पाला कोई डाउट नहीं। कहां तक कर चुके थे? लगता है 34 तक कर चुके थे ना। करें अच्छा 38 वाले पेज में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पेज। देखो रे 45 में क्वेश्चन नंबर 45 देखो कहता क्या है। And the outward drawn normal are denoted by unit vector। अच्छा तो फॉर्मूला था ना इसका रे। बी आर इक्वल टू सही है 2i डॉट n डॉट आई है ना। सही आगे बोलो 51 ना 51 देखो रे 51 में देखो बेटा 51 कहता है द इमेज फाउंड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। चलिए बेटा क्या होमवर्क दिया था? गुड इवनिंग बच्चों, ऑनलाइन में भी। ओपी सर की आवाज आ रही है बीच में, वो इसलिए आ रही होगी बेटा, यहाँ से माइक ऑन नहीं हुआ था ना। हाँ हाँ एक मिनट, अभी आपको आवाज आ रही है क्या? इधर जा रही है? ये अपनी क्लास का होता है, वहां तो जा रही है। ये अपनी क्लास के लिए होता है, वहां आवाज आती है इस वाले से। चलो बेटा कल तो एक तो होमवर्क में टीपीपी दिया था, टीपीपी C1 से C5 डिस्कस हो गया। अच्छा आपके में तो टीपीपी C6 हो गया डिस्कस, C5 के बाद C6 C7 नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलो पढ़ लेते हैं पहले। आज सेक्शन बी दिया था एक्सरसाइज 1 का, चलो वो निकालें फिर। GOC2 एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी। चलो निकालें पहले शीट, दे दो बेटा। आपके पास है? ओके सेक्शन बी पार्ट 1। पहले बेटा अपन शीट डिस्कस कर रहे हैं B1 में तीसरे थर्ड वाले में B1 का C मतलब थर्ड। यहाँ पे एक HB HA CH2 CH2 और ये है C और D। आपको मैंने सिखाया था बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई प्रोटॉन डोनर एटम। प्रोटॉन डोनर एटम कार्बन, कार्बन, इवन ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्या वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होगा?
नहीं। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्या वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा? यस। यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्या वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा? नहीं, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये वाला कॉन्जुगेट बेस भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। और बेटा जब ये टूट करके आएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ वाला भी कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। तो ये तो कंफर्म है कि इन 4 हाइड्रोजन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो डिसोसिएट होने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, वो कॉन्जुगेट बेस केवल कॉन्जुगेशन में होगा सी से। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसकी हो गई? सी। अब सी के बाद आते हैं ए में, बी में और सी में। ये डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है। डबली बॉन्डेड कार्बन का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन से यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जबकि ये कहां से निकल रहा है? sp3। याद है अपन ने पहला स्टेप पढ़ा था प्रोटॉन डोनर एटम, कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। तो इन दोनों में, इन तीनों में ए, बी और डी में सबसे बुरा कौन है? डी। समझ आ गया? अब देखिए, ये है इथाइल ग्रुप, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये है इथाइल ग्रुप, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए, ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ बी। ठीक है, जब यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इस पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? प्लस आई। ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा तब भी ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? प्लस आई। अब आप बताओ प्लस आई किस में ज्यादा लग रहा है? जहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसके जस्ट बगल में प्लस आई लग रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को क्या करता है? कम। तो कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? ये वाला मोर स्टेबल। बेटा ये कौन सा है? ए और बी। हमारे पास चारों का ऑर्डर बन गया। क्या ये चीज समझ आई? हमेशा हमें करना क्या है, जब ऐसा हाइपोथेटिकल कोई एटम बना के दे रखा हो, तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट बेस किस में ज्यादा स्टेबल है? जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये पॉइंट समझ आया पहले सभी को? ओके, पहले किसी ने किया ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई किया था, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर B2। B1 के देख लेते हैं। CH3A, यहाँ पे H और बेटा सेम नहीं रहेगा। अब आप बताओ कैसे सेम नहीं रहेगा? सोचो। सबसे पहले तो ये है A, ये है B और ये है C। ऑब्वियस है सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? फर्स्ट रीजन, क्योंकि फर्स्ट में जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा? कॉन्जुगेशन। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो गया A। अब आप देखिए, ऐसे बना लिया करो बेटा, कभी भी कंफ्यूजन हो, इसका कॉन्जुगेट बेस और एक ये कॉन्जुगेट बेस। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ये फैक्टर तो सेम है। और जब कॉन्जुगेशन और वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका मतलब एडजेसेंट ग्रुप का इफेक्ट। ये CH3 जिस कार्बन की आप स्टेबिलिटी पढ़ने वाले हो उसके जस्ट क्लोज में है, जिस कार्बन की आपको स्टेबिलिटी पढ़नी है उससे थोड़ा दूर हो गया, इसका मतलब इसका प्लस आई इस कार्बो एनाइन पर वीक लग रहा है, इसका प्लस आई इस कार्बो एनाइन पे कैसा लग रहा है? स्ट्रॉन्ग। तो बेटा A, B और C, नहीं A, C और B। समझ आ गया? और किसी को कोई डाउट बेटा? A सेक्शन में, सॉरी B1 में, ऑनलाइन में भी आवाज आ रही है सभी को? B1, B2, B2 अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हुआ या नहीं हुआ? B3 स्क्वायरिक एसिड कल कराया भी था। ओके, B3 के बाद सेक्शन B, मतलब पार्ट 2 में, पार्ट 2 में B1, B2, B2 का B2 का A ऑप्शन में तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। B में और D में, B2 का B ऑप्शन CH3OH, CH3NHH,
CH2HF, CH3CH। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो B2 के B में कोई लिखा है नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ K, ऑर्डर कुछ भी दे रखा हो, इसमें बताओ प्रोटॉन डोनर एटम कौन है। B2 का B ऑप्शन बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। इसमें प्रोटॉन डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। इसमें प्रोटॉन डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। इसमें प्रोटॉन डोनर एटम कौन है, कार्बन। इसमें भी प्रोटॉन डोनर एटम कौन है, कार्बन। ऑब्वियस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, चार तीनों किसके हैं, पीरियड के। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो बेस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। सबसे ज्यादा एसिडिक ये फर्स्ट, फिर सेकेंड। अब आपके पास इसमें भी एलिमेंट प्रोटॉन डोनर एटम कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसका जो पड़ोसी है वो फ्लोरीन है, इसका पड़ोसी CH3 है। ये माइनस आई लगा रहा है, जबकि ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई। ऑब्वियस है माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या यही ऑर्डर ऑप्शन में अरेंज किया हुआ है? इसी का डी ऑप्शन, फिनॉल, पानी, एथेनॉल, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने लायक। फिनॉल में नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेट। यहाँ नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट नहीं करेगा तो हाइड्रोजन का इफेक्ट भी कौन सा लगेगा, जीरो। यहाँ नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट नहीं कर रहा है, लेकिन इस इथाइल का इफेक्ट कौन सा लगेगा, प्लस आई। और एल्कोहल में और एल्काइन में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, एल्कोहल। रीजन, एल्कोहल में प्रोटॉन डोनर एटम कौन होता है, ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे प्रोटॉन डोनर एटम कौन है, कार्बन। हो गया? और कोई डाउट B2 में? ये B2 के ऑप्शन बी और डी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, B3, B4, B3, B4 सॉल्व किए हैं सभी ने। B5, B6, B7 हो गया। ये जिसने मुझे शीट दी उसके B7 पे सर्कल है। B8, B9, B10 हो गए। बस यही था, इतना है, इजी था एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ बेटा मुझे याद है। अभी मैंने आपको एसिड के भी कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी। पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपका पेपर भी है और थोड़ा टोटोमेरी, अभी अपनी एक क्लास है कल की, पर मैं टोटोमेरी में स्टार्ट कर देती हूँ। आप सभी एसिड में थोड़ी सी प्रैक्टिस और करानी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर की और SIR इफेक्ट वाली भी। एक काम करो, 2 पेज छोड़ दो। 2 पेज का मतलब फ्रंट साइड एंड बैक साइड पूरी छोड़ दो। कराऊंगी अभी, पहले मैं टोटोमेरी में स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि एटलीस्ट, क्योंकि रिएक्शन जो बेस्ड क्वेश्चन है वो है जो आपने 99% POC में पढ़ लिया। सोडियम मेटल से रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन, क्या ये पढ़े थे आपने POC में? वही रिएक्शन है, तो इसलिए उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो 15-20 मिनट में कल हो जाएंगी। लेकिन आज से अपन जब स्टार्ट करेंगे कल तक टोटोमेरिज भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ इसलिए पेपर का सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, GOC1 एंड GOC2। आज पहले मैं पढ़ा रही हूँ टोटोमेरिज। 2 पेज छोड़ देना एसिड्स के और क्वेश्चंस कराने के लिए। यस बेटा, आज टोटोमेरिज में होते ही 11th की ऑर्गेनिक खत्म हो गई, ऐसे मान लो 11th की। वैसे ये जो टोटोमेरिज में है एसिड और बेस है, ये 12th में ज्यादा यूज आते हैं। टोटोमेरिज में नाम आपने कहाँ सुना था? It is a part of structural isomerism. आपको याद है जब आप 2021 में पढ़ते थे ऑनलाइन घर से, तो उस टाइम पे एक टॉपिक पढ़ाया गया था IUPAC। IUPAC के साथ साथ एक टॉपिक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपको यदि याद हो तो आइसोमर्स के 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 5, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स एंड टोटोमर्स।
नाम याद आ रहे हैं? और उन 5 में से हमने 4 पार्ट्स वहीं पे पढ़ लिए थे, उसके कैलकुलेशन भी पढ़ ली थी। वहां हमने बोला था टॉटोमर हम बाद में पढ़ाएंगे, तो हम आज पढ़ेंगे उसको। तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, दिस इज नॉट अ स्टीरियो आइसोमर, है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही पार्ट है। मैं इसके पॉइंट्स लिखाऊं उससे पहले मैं इसको समझाना चाहती हूँ कि होता क्या है टॉटोमर, उसके बाद मैं पॉइंट्स लिखाऊंगी। पहले केवल पहला पॉइंट लिखते हैं, फिर कुछ नहीं लिखना, ठीक है? लिखना बंद, इसके बाद स्टॉप कर दीजिए। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ समझाने के लिए, एक्स डबल बॉन्ड वाई, ठीक है? ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम किसी भी मॉलिक्यूल में है जिसमें वाई मस्ट बी ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन। जो वाई है वो कोई भी हो, लेकिन वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, जो भी हो, पर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। और ये जो बॉन्ड है ये मे बी डबल और मे बी ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन कौन नहीं होना चाहिए? सिंगल। और x बराबर एनी एटम, x बराबर कोई भी एटम है, और x जब कोई भी एटम होगा बट कंडीशन है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियस है ये या तो sp होगा या कैसा होगा? sp2। एनी एटम बट मस्ट बी sp या sp2, ठीक है? ऐसे सिस्टम, जब किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा कोई सिस्टम होता है, चाहे वो कोई भी एटम हो, और ये इस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, एंड दिस कार्बन मस्ट बी sp3। ऐसा याद करो, आपको कहीं कुछ तो पढ़ा था आपने GOC 1 में, ऐसा सिस्टम हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन में। ये जो मस्ट बी sp3 बोलते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। फॉर टॉटोमेरिज्म सच कंडीशन मस्ट प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। जिस भी मॉलिक्यूल में हम हाइपर कॉन्जुगेट टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे उसमें ऐसी कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। पहली, क्यों होनी चाहिए उसका रीजन, जब ये एटम sp या sp2 होगा और ये sp3 होगा, चाहे कोई भी हो, तो sp2 और sp की और sp3 के बीच परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर डिफरेंट होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है तो बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, x होगा या c होगा? x। ये y भी लिखा है मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो y है वो x को परेशान कर रहा है, x से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फिर x अपना गुस्सा किस पे निकालेगा? कार्बन पे, और ऑब्वियस है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो x की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने से जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो ये जो अल्फा कार्बन है ये कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, y ने गुस्सा निकाला x पे, x ने गुस्सा निकाला कार्बन पे, कार्बन अपना गुस्सा किस पे निकालेगा? कार्बन को लगा कि यार मेरे इलेक्ट्रॉनों को छीन के ये ले गया, मुझे डेफिशिएंट करके चला गया, उसने अपना गुस्सा निकाला हाइड्रोजन से। ऐसा सेम सिचुएशन यदि आपको ढंग से आपने पढ़ा हो तो यही सेम थ्योरी हाइपर कंजुगेशन में लगती है। सेम थ्योरी यही हाइपर कंजुगेशन में होती है, यानी थ्योरी हाइपर कंजुगेशन के सिमिलर हो गई, तो फिर तो इसका मतलब ये हाइपर कंजुगेशन ही है। नहीं, अब क्या ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है? और ऑलवेज ड्यूरिंग कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन हमेशा फुल फील्ड से कहां जाते हैं? हाफ फील्ड या वैकेंट की तरफ। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब देखिए टॉटोमेरिज्म में इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। टॉटोमेरिज्म में अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए, लेकिन टॉटोमर्स को कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहते, टॉटोमर्स को कभी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं कहते। रीजन, इसमें टॉटोमर्स में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं उसी डायरेक्शन में अलोंग विद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर रहा है। और याद करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्ट्रिक्टली एक कंडीशन लिखते हैं, एटम मूव नहीं करना चाहिए। जब हम आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ाते हैं तब भी बोलते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है टूट तो जाता है लेकिन वीक वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वही अटैच रहता है। एज ए फ्री आयन वो सॉल्यूशन में नहीं आता है।
याद रखना हाइपर कंजुगेशन में भी यहाँ पे हाइड्रोजन भी मूव करता है जब तक जहां तक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इस पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो टॉटोमेरिज्म में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होगा। टॉटोमेरिज्म में अल्फा कार्बन होता है अलोंग विद अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी हम इसको कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहते, इसको हम कभी भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं कहते। रीजन, अलोंग विद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम आल्सो चेंज देयर पोजीशन। ये कहलाता है टॉटोमर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हाइपर कंजुगेशन में केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इवन आप वैक्यूम में भी कराओगे तो भी वो माइग्रेट करेंगे, लेकिन एटम की मूवमेंट के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम का मतलब किसी ना किसी सॉल्यूशन की जरूरत होती है। टॉटोमेरिज्म किसी भी मॉलिक्यूल में सॉल्यूशन फेज में लगता है। यदि मॉलिक्यूल वही मॉलिक्यूल गैसियस फेज में है तो उसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, कोई भी लो, चाहे आप पानी ले लो, पर किसी ना किसी मीडियम में यानी सॉल्यूशन डालने पर ही वो हाइड्रोजन अलोंग विद इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। यदि आप गैसियस फेज में कराओगे तो अगेन ये वापस क्या कहलाएगी, सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेशन कहलाएगा। उस टाइम ये टॉटोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। टॉटोमेरिज्म के लिए एक मीडियम कंपलसरी होता है। ठीक है, अब देखिए, पहले मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, क्या इस एग्जांपल में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? डबल बॉन्ड नहीं है। अब इसी एग्जांपल को मान लीजिए मैं ऐसे दे दूं, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म है? इस बार मैंने डबल बॉन्ड बना दिए तब भी नहीं है, क्योंकि शर्त देखो क्या लिखी हुई है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेट्रो एटम मस्ट बी ए हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन। क्योंकि ये कार्बन रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी उसमें उतना ड्राइविंग फोर्स नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी अपनी ओर खींचे। अब आते हैं इसी एग्जाम्पल को मान लीजिए मैं ऐसे लिख कर दूं, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? टॉटोमेरिज्म होगा। इसका मैं टॉटोमर्स बनाऊं, इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा ऑक्सीजन की साइड। ऐसे बना दो डायरेक्ट, अभी तो क्योंकि मैं समझा रही हूँ स्टेप्स लिखाऊंगी। ये बनेगा, ये इसका टॉटोमर बना या नहीं बना पहले बताओ, ये समझ आया? इसका एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। नाउ नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज टुवर्ड्स दिस पाई बॉन्ड और ये बन गया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इनॉल। एल्डिहाइड और इनॉल दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अलग है तो उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग। क्या कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट आउट किया जा सकता है? क्या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का सेपरेशन पॉसिबल है? नहीं, लेकिन टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर का सेपरेशन पॉसिबल है। क्यों? टॉटोमर्स में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। जितने भी टॉटोमर्स बनेंगे, ये तो भी एक एग्जांपल है, हर टॉटोमर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। इसीलिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनका सेपरेशन किया जा सकता है बाय एनी मेथड, लाइक क्रिस्टलाइजेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, कोई भी मेथड अपन यूज लें उससे हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये हमेशा सॉल्यूशन फेज में ही बनेंगे। सॉल्यूशन फेज में जब बनते हैं तो इनके बीच अपन ऐसे एरो बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ हाइड्रोजन इसके इधर जाते हैं, कुछ में हाइड्रोजन नहीं जाते। कई बार हाइड्रोजन रिवर्स भी आ सकता है, क्योंकि अब ये रिवर्स जाएगा तो यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। हमेशा टॉटोमर्स में एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है, यानी कि एक टॉटोमर हमेशा दूसरे में, वो दूसरा टॉटोमर हमेशा फर्स्ट में इंटरचेंज होता रहेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम हमेशा मोर स्टेबल टॉटोमर की तरफ शिफ्ट होगा।
ये नहीं कहेंगे बीकर में ये फंक्शनल ग्रुप अलग है। जब दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग हैं, बेटा कुछ नहीं लिखना, केवल समझना है। जब दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये ज्यादा स्टेबल हो या ये ज्यादा स्टेबल हो, स्टेबिलिटी देखना भी मैं सिखाऊंगी बाद में। इन दोनों में जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उस मॉलिक्यूल की परसेंटेज ज्यादा होगी, दूसरे की परसेंटेज क्या होगी, कम। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि ये 0% बनेगा, ये 100%। क्या होगा बीकर में, ये यदि 80% है तो ये कितना बन रहा होगा, 20%। सपोज ये ज्यादा स्टेबल है तो ये 70%, तो ये कितना हो जाएगा, 30%। लेकिन दोनों के बीच में, यानी दोनों बनेंगे एक दूसरे के इंटरचेंज से, इसीलिए हम इसके बीच में ऐसे एरो बना देते हैं। इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी दोनों का कन्वर्जन हमेशा एक दूसरे में चलता रहेगा। लेकिन जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, यानी उसकी परसेंटेज दूसरे के कंपैरिजन में क्या होंगी, ज्यादा। कभी भी 100:0 नहीं होता, मैक्सिमम 90% टू 10% होगा। मैम इनॉल और एल्कोहल आर डिफरेंट हैं या सेम हैं? तो बेटा ये तो मुझे लगता है जब हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी तब पढ़ाया जाता है। इनॉल और एल्कोहल दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, याद रखना बेटा। इनॉल क्या होता है, डबली बॉन्डेड। इनऑल, इनॉल का मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन पर OH, और सिंपल sp3 कार्बन पर OH होता है, इसको बोलते हैं एल्कोहल। नोट्स खोल के देखना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ाते हैं तो लिखाते हैं इनॉल एंड एल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अपनी शीट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। पहले बताओ क्या ये चीज समझ आ गई सभी को? तो अब अपन पहले इन सारे पॉइंट्स को लिखते हैं। हमें टॉटोमेरिज्म में पढ़ना क्या है, पहले तो ये था थीम, एक तरह से मैंने आपको समझाया कि टॉटोमर्स है क्या। अब मैं सारे पॉइंट्स लिखा दूंगी। टॉटोमेरिज्म में 3 स्टेप है। पहला, टॉटोमेरिज्म किस मॉलिक्यूल में होगी, किसमें नहीं होगी। दूसरा, टॉटोमर्स ड्रॉ करो। तीसरा, टॉटोमर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। और चौथा यदि अपन चाहेंगे तो वो तो मैं उसी के साथ करा देती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टॉटोमर्स। जैसे आपने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहले तो रेजोनेंस किसमें होता है, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कितनी बनेंगी और कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल। सेम ऐसे ही 4 स्टेप्स पढ़ने हैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म इजी है, ऐसा लगता है 4 स्टेप कब तक होगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल in those molecules follow this given condition. Tautomerism possible in those molecules which follow this given condition.
मैम बट फॉर इनॉल टू कीटो और एल्डिहाइड दिस कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट, तो उसका कुछ अलग कंडीशन होता है। बेटा रिवर्स जाने की कंडीशन इसी से सिखाएंगे, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। इनॉल यदि है तो वो 100% ऑटोमराइज हो सकता है। यदि कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप इनॉल है तो इसका मतलब वो 100% ऑटोमराइज होगा रिवर्स इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। अभी मैं रिवर्स में सिखा दूंगी। During tautomerization, electron delocalization take place, but not known as resonating structure or hyperconjugative structure, because along with electron, hydrogen atom also change their position. ये बाद में करवा लेना ना, बाद में इसको रोक दो। फोर्थ पॉइंट क्या था? टॉटोमेरिज्म always take place in solution phase, either in acidic medium basic medium और न्यूट्रल मीडियम। ना मीडियम कुछ भी हो बट वो सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या आप क्यों नहीं लिख रहे हो? नोट कर लिया? ओके, फिफ्थ पॉइंट, always tautomers remain in equilibrium with each other due to different functional group in tautomers. Due to different functional group tautomers, isolation of tautomer possible. Stability and energy of tautomers are different.
ये तो था इसका थ्योरी पॉइंट कि टॉटोमर्स में एक्चुअली है क्या। टॉटोमेरिन स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक पार्ट है जिसमें इसको हम क्यों नहीं पढ़ाते वहां पे, उसका रीजन। अब आपको जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन समझाया, कॉन्जुगेशन तो आप इजीली बना पाओगे टॉटोमेरिन, क्योंकि कॉन्जुगेशन देखना है इसमें सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज करवाने हैं। लेकिन उन सबके साथ एक हाइड्रोजन ने गड़बड़ कर दी, वो एक हाइड्रोजन और चला जाता है और एक भी हाइड्रोजन एटम अपना शिफ्ट कर गया तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्या ये पॉइंट सभी ने नोट कर लिए? ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन टॉटोमर, आइसोलेशन ऑफ टॉटोमर पॉसिबल। मैंने अभी बोला भी था, आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन, सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि एक मान लीजिए अभी जैसे एग्जांपल बनाया था एल्डिहाइड और एक कौन था, इनॉल। एल्डिहाइड और इनॉल दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बट इनॉल में होती है, तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उनको आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है। और बोलो इनमें किसी में डाउट है तो। एनर्जी और स्टेबिलिटी, अपन स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, जितने भी टॉटोमर्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। कब कौन सा टॉटोमर ज्यादा स्टेबल होता है वो बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगी। मैंने आपको बताया ना 4 स्टेप्स में पढ़ाऊंगी। अब अपने पहले तो टॉटोमर्स किसमें होता है किसमें नहीं होता, केवल ये सीखते हैं। पहले ये चीज समझ आ गई टॉटोमर्स के लिए। अब आप बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिज्म पॉसिबल। जैसे पहला एग्जांपल मैंने आपको समझाया था तब भी लिखा था, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और बहुत सारे एग्जाम्पल दे रही हूं। पहले एक बार अपन इनको देख लेते हैं, 6 एग्जाम्पल। इनमें से किस में टॉटोमेरिज्म होगा? बेटा रेजोनेंस का हाइब्रिड होता है, टॉटोमर्स का कोई हाइब्रिड नहीं होता। ये दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है जिनका सेपरेशन पॉसिबल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल थी, तो अग्रिम इसका किसी का रेजोनेंस टॉटोमर्स का हाइब्रिड नहीं होता है। इनमें से किस किस में टॉटोमर्स होगा? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड। अभी ड्रॉ करेंगे, पहले अपन सिर्फ सीख रहे हैं किस में है या नहीं। नेक्स्ट वाले में नहीं, नहीं लास्ट वाले में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल एल्डिहाइड में होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक, एलिफेटिक। 7th देखिए, आराम से बना लो। पहले ये नोटबुक में बनाने हैं,
इस केस में टॉटोमेरिज में है, सिर्फ राइट और क्रॉस लगाना है। 7 से 11 में सब में है, बनाते चलो नोटबुक में। अग्रिम सही है आपका आंसर। बेटा एक साथ डिस्कस करूंगी, सभी सॉल्व कर लें। डाउट है बेटा? मैं हटूं? चलो। ट्वेंटी में भी नहीं होगा शायद, या अगर होगा तो वेरी लेस बिकॉज ऑफ प्रेडिक्ट रूल। चलो करें डिस्कस। करूं पक्का? बना लिया सभी ने? ओके। पहला केस टॉटोमेरिज किसमें होगा किसमें नहीं होगा, सिर्फ हमें ये चेक करना आना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप जब ये सीख जाएंगे तब हम बनाएंगे टॉटोमर्स। फिर टॉटोमर्स बनाने के बाद हम उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। चलो बेटा, 7th में टॉटोमेरिज में होगा या नहीं होगा? ये मैं इसलिए बना रही हूँ, ये अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है। 8th में भी होगा, 9th में भी, 10th में भी,
11th में अल्फा कार्बन होना जरूरी है या अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है? अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, क्योंकि भाई कार्बन पे डेफिशिएंट होता है तो अपना गुस्सा किस पे निकालता है? हाइड्रोजन पे। और ओवरऑल टॉटोमेरिज में माइग्रेट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है फॉर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये लिख दूंगी अभी। 12 में, 13 में, 12 में होगा? किसी को डाउट है इसमें? 13 में नहीं होगा। 14, 15 देख लीजिए। 12, 13, 14, 15 आपको मैंने बेटा बहुत तरह तरह के फंक्शनल, कभी एल्डिहाइड, कभी कीटोन, कभी NO, कभी NH, सब अलग अलग बना के दिए। हमारे सिलेबस में एल्डिहाइड और कीटोन के टॉटोमेरिज्म है, लेकिन देखना आना चाहिए कि भाई किसमें हो सकता है, कभी पूछ ले तो। हमें पूछेगा जनरली एल्डिहाइड और कीटोन के ही टॉटोमर्स, क्योंकि सिलेबस में लिखा है कीटोइनॉल टॉटोमर। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले में। बताओ होगा या नहीं होगा? ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा X डबल बॉन्ड Y। बताओ क्यों नहीं होगा? नहीं, कोई बच्चा कह रहे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? ये देखो यहां से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वाले में भी भाई क्या कंडीशन मैंने आपको बताई है? X Y जो टर्मिनल पॉइंट है आउटसाइड, बाहर की तरफ एक मल्टीपल बॉन्डेड हेड टू एटम होना चाहिए, जो बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, टर्मिनल पे हो। ये हो गया Y से जुड़ा हुआ X क्या होना चाहिए? कोई भी हो, बट वो sp2 या sp होना चाहिए। देखो पढ़ो, उसमें लिखा है क्या? X डबल बॉन्ड Y, इसको बोल दो XY। X से डायरेक्टली बॉन्डेड, लेफ्ट साइड गए sp2 है, वापस आ गए, इधर गए sp3। क्या ये कार्बन है? तो बताओ टॉटोमेरिज्म हो, इसलिए मैं ये सर्कल भी कर रही हूँ, इस साइड से होगा। नेक्स्ट वाले में बताओ XY कीटो के जस्ट पास वाला अल्फा कार्बन देखा करो, क्योंकि हमें सिलेबस में मेनली कीटो ही है, तो कीटो के जस्ट पास वाले अल्फा कार्बन पे। अब आते हैं अपन 19 और 20। 19 में तो होगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, लेकिन 20 में नहीं होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन तो काम का है नहीं। और अभी मैं लिखवाऊंगी, मैंने एग्जांपल इसलिए दे दिया। ब्रिज हेड कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटा, वो कभी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है ना। देखो 19 को दोबारा बना देते हैं, अभी मैं टॉटोमर्स तो नहीं बनाऊंगी। 19 में ये रहा C डबल बॉन्ड O, क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है? तो ये हो गया Y, ये हो गया X, और X से अटैच ये भी हो सकता है, और ये भी। ब्रिज हेड कार्बन को हटा दो, क्योंकि आप याद करो टॉटोमेरिज्म करेगा तो ये कार्बन sp2 हो जाएगा। sp2 हो जाएगा तो ज्योमेट्री शुड बी ट्राइगोनल, प्लेनर, और ब्रेडिक्ट रूल के बेसिस पर ब्रिज हेड पर कभी प्लेनैरिटी पाई नहीं जाती। इस बेसिस पर इसमें टॉटोमेरिज्म यहां से हो सकता है। ये तो ब्रिज हेड कार्बन नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 20 में मैंने आपको यहाँ 2 मिथाइल लगा दिए, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन बचा ही नहीं। ये बचा अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये भी बेकार है, ब्रिज हेड कार्बन पे आ गया। अब बताओ इनमें किसी को डाउट है? तो पहले तो अपन पॉइंट लिख लेते हैं, नोट डाल के लिखो। इसी में नोट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड एटम never show tautomerism. Alpha hydrogen present at bridge head carbon। 14 वाला कौन सा था? एक बच्चे ने पूछा है।
CH3CH2NO नाइट्रो, ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। अभी मैं इसका टॉटोमर्स बनवा दूंगी। टॉटोमर्स बनवाने में आप बताओ, ये X, ये कौन हो गया? Y, और ये X और Y के बगल वाला ये कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा। आप तो इस पे ध्यान दो, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या हुआ? कुछ, बाकी रिमेनिंग किसी भी बॉन्ड पे, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इसमें टॉटोमरिज्म हो रहा है? अल्फा कार्बन भी है, X डबल बॉन्ड Y भी है। आया समझ में? अब अपन इसी का ही नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, टॉटोमरिज्म है या नहीं है, उसी का ही पॉइंट साथ में हमें धीरे धीरे टॉटोमर्स बनाती भी जाऊंगी, समझना। पहले CH3CHO, क्या इसमें टॉटोमरिज्म है? तो इसका टॉटोमर्स बना हो। टॉटोमैरिज में किस कार्बन का हाइड्रोजन शिफ्ट करता है? सिर्फ अल्फा कार्बन का। कितना हाइड्रोजन शिफ्ट करता है? एक। क्या इसमें अल्फा कार्बन है? इसका हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, और केवल हाइड्रोजन या अलोंग विद इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करते हैं? उस डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो क्वेश्चन में गिवन है। मैंने एरो बना दिया, ठीक है। वो सारा बीच का स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बो एनाइन बनेगा। हमें तो सीधा टॉटोमर बनाना है। बीच में समझाने के लिए मैंने मैकेनिज्म समझा दी। क्या डायरेक्ट बना दूं या स्टेप बाय स्टेप लिखूं? अब बताइए, डायरेक्ट बनाने पर एक बार भी मैंने मैकेनिज्म लिखी है नहीं लिखी? एक बार भी नहीं लिखी है शायद। प्रोसेस ऑफ, नहीं लिखी एक बार भी? तो फिर एक बार तो पूरा लिख देते हैं। CH2H, एक बार तो पूरा लिखे, बाद में डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, क्यों गए बताओ? कौन से इफेक्ट की वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये अल्फा कार्बन गोइंग टू बिकम मोर रिच और मोर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट होने से गुस्सा किस पे निकालेगा? टूट गया CH2 माइनस, और ये टूट गया H प्लस। अब क्या नेगेटिव चार्ज, और जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब फुलफिल्ड, और पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? हाफ फिल्ड। हमेशा फुलफिल्ड से इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे। अलोंग विद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर रहा है। फिर स्ट्रक्चर बनी CH2। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रूल, सिंगल बॉन्ड है तो डबल, डबल है तो सिंगल, और ये आ गया। ये इसका क्या कहलाएगा? टॉटोमर। अब मैं चाहती हूं दूसरे मॉलिक्यूल का टॉटोमर आप बनाओ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। अब आप बेटा इनके टॉटोमर्स बनाओ। अभी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ही दे रही हूँ जिनका सभी स्टूडेंट बना सकते हैं। अभी बेटा काउंटिंग पे ध्यान मत दो, दो बनेंगे, एक बनेगा, कुछ वही। अभी केवल आप सिर्फ ड्रॉ करो, काउंटिंग भी साथ में सिखाऊंगी। अभी एक चीज देखी मैंने, ऑब्जर्व किया, और ये मैंने नहीं, दूसरे टीचरों ने भी, जो जेपी बैच बने अपने, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बैचेस बन गए अभी जेपी के, पहले A1 A2 से, आपके बैच से, फिर आगे पीछे वाले से भी। अब जो बच्चे हैं ना, वो बड़े मनचले हैं, उनको शांति नहीं मिल रही किसी भी बैच में। बड़े कुछ बच्चे तो फिक्स हो गए हैं जिनको जो मिला है, लेकिन कुछ बच्चे आत्माओं की तरह हर बैच में भटक भटक के देख के आते हैं। कुछ दिन क्लासेस PA1 में कर रहे हैं, कुछ कभी दूसरे में कर रहे हैं, कभी इसमें आ जाते हैं, कभी पीछे वाले में चले जाते हैं। मतलब ऐसा मैंने
बहुत बार बहुत क्लासेस में देख लिया, और ये मैं नहीं, हर टीचर भी बोल रहे हैं। तो बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो भी बच्चे कर रहे हैं वो अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, अभी वो टीचरों को चेक कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि किस बैच में स्टेबिलिटी मिलेगी, कहाँ पढ़ना चाहिए। बेटा मिठाई की दुकान पे थोड़ा ना हो जो अलग अलग बैचेस में अलग अलग मिठाई टेस्ट करने बैठोगे। पढ़ाई कर लो, ध्यान दे लो। नहीं, रियलिटी तो यही है कि शायद उनको समझ नहीं आता, क्योंकि जो बच्चा एक बार में एक बैच में नहीं समझ पा रहा है, तो फिर वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि दूसरे बैच में जाऊंगा तो शायद समझ आ जाएगा, तीसरे बैच में जाऊंगा तो समझ आ जाएगा। यही नहीं, अभी एक और पेज चल रहा है ना, जेपीएस। जानते हो जेपीएस पेज क्या है? आपका है विजेता कोर्स, इसका नाम तो मुझे ऐसे याद नहीं है, जेपीएस बोलते हैं इसको हम, स्पेशल जेपी बैच। जिन बच्चों का किसी भी रीजन से, लाइक क्योंकि आप लोग लास्ट ईयर ऑनलाइन में थे, ऑनलाइन में किसी का नेट चला, किसी का नहीं चला, तो कई बच्चों को उसमें मैं सलाह दूंगी, समझा तो देती हूँ है क्या, लेकिन फॉलो नहीं करना। वो बैच है 12th का ही, लेकिन उन बच्चों को हम 11th से दोबारा पढ़ा रहे हैं। अभी बना है आपके साथ में ही पैरेलल, उसमें जिन बच्चों ने लिख कर दिया कि भाई ऑनलाइन की वजह से या किसी भी रीजन से हमारा 11th पूरा वीक रह गया, हम पूरा 11th से पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली थोड़ी सी स्पीड भी फास्ट रखेंगे, क्योंकि एक साल में आप 11th भी करना चाहते हो और इसी साल में 12th भी करना चाहते हो। एक साल में, यानी कि वो कोर्स कैसा हो गया, रिपीटर के जैसा। बट रिपीटर में तो क्या स्टार्ट होता है, मई जून में, वो स्टार्ट कर दिया हमने अभी आपके साथ ही पैरेलल। वो भी उस बैच को अपने नाम दे दिया स्पेशल जीपी बैच, जिसमें हम 11th के भी और 12th के भी कुछ वीक चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। ऐसे तो कुछ बच्चे जो है ना वो इसमें से निकल कर उधर भी जा रहे हैं, वहां देखते हैं नहीं नहीं इससे बेटर इसी में ज्यादा अच्छा है, वो इधर भी आ रहे हैं। स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है ना बैचेस की, बच्चों के फेस चेंज हो जाते हैं अलग अलग। तो आज ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन हो रहा था हमारे फैकल्टी रूम में, मतलब बच्चा अभी सेटिस्फाई नहीं है, वो यहाँ मैंने एक बार और भटक के, कोटा की कोचिंगों में भी देख रहे होंगे, अभी तो वो यहाँ पे अभी बैचेस में भटक रहे हैं, तो वो बाहर भी भटक रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि आप एक जगह स्टेबल हो जाओ, स्टेबल नहीं होंगे तो आपके जो चैप्टर चल रहा है वो भी बेकार हो जाएगा। सेकंड का बनाया आपने CH2COH, किसी भी साइड से बनाओ। अब आप एक चीज देखो, एक बच्चे ने आंसर लिखा, वैसे अभी मैं कैलकुलेशन कराना नहीं चाह रही हूँ, अभी बाद में कराऊंगी, एसीटोन के कितने टॉटोमर बनेंगे? आंसर एक। देखो लेफ्ट साइड से बनाओ चाहे राइट साइड से, काउंटिंग कैसे की जाती है? आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर में काउंटिंग पढ़ी थी। केवल वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट किए जाते हैं जिनका IUPAC नेम और स्ट्रक्चर कैसी हो, डिफरेंट हो। यदि उसका IUPAC नेम और स्ट्रक्चर सेम है तो उसको कितना काउंट किया जाएगा? 1। अब मान लीजिए मैं आपको ये बना के दूं 1,1 डाइक्लोरो, और एक ये बना के दूं, आप इसको कितना आइसोमर काउंट करोगे? एक करोगे या दो करोगे? एक। क्यों? इसमें दो ऊपर है, इसमें दोनों लेफ्ट साइड है, पर चेंज है। ऐसे ही इधर देखो, आप इसको ऐसे लिखो। अभी इसलिए मैं काउंटिंग सिखा नहीं रही हूँ, एक बच्चे ने लिख दिया सिर्फ इसीलिए। इसका IUPAC नेम और स्ट्रक्चर सेम है, केवल क्या चीज डिफरेंट है, इसमें डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड है, मिथाइल राइट साइड है, इसका मैंने बस लेफ्ट राइट चेंज किया। यदि IUPAC नेम और स्ट्रक्चर सेम हो तो याद रखना बेटा वो एक ही टॉटोमर काउंट किया जाएगा, ना कि दो। ठीक है, टॉटोमर की काउंटिंग बेस्ड ऑन IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टॉटोमर। इसलिए अभी मैं काउंटिंग नहीं सिखा रही हूँ अभी, ठीक है, केवल पहले ड्रॉ करना ही सीखेंगे। जल्दी से नेक्स्ट वाले में बनाया CH3, सिर्फ आपको अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, बाकी रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को सेम वैसे ही रखना है। क्या सभी में देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है? ये टॉटोमर की आइडेंटिफिकेशन है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वाले में इस कार्बन से
आया समझ में? ये टॉटोमर्स हमने ड्रॉ किए। हाँ बेटा, इस फंक्शनल ग्रुप को, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका फंक्शनल ग्रुप का नेम है ऑक्साइन। इसको आप जानते हो नाइट्रोसो। इनमें किसी में डाउट है? अब देखिए, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स और करेंगे धीरे धीरे। एक को नाइट्रोसो वाला भी करा देते हो, CH3CH2NO नाइट्रो। देखो इसमें ये अल्फा कार्बन है, चाहे मैंने ये एग्जांपल इसीलिए दिया, एक्स्ट्रा बॉन्ड बने हो कुछ भी हो, आपको वो जो मैंने XYZ जो लिखा है वो इसीलिए लिखा है। ये अल्फा कार्बन क्या हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो वही रहेगा। अदर सब्स्टिट्यूएंट हैं, चाहे वो एलिफेटिक है एरोमेटिक है, वो सेम टू सेम वही रहेंगे। टॉटोमेरिन इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, हमें केवल कितना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक से ज्यादा है क्या करेंगे, उससे चांसेस बढ़ेंगे, बट मूव तो एक बार में एक ही करेगा। अब आप सुने बेटा सभी, एक फंक्शनल ग्रुप एक ही अल्फा कार्बन से टॉटोमराइज होता है। एक अल्फा कार्बन एट ए टाइम दो फंक्शनल ग्रुप को टॉटोमराइज कभी नहीं करता, चाहे उसके पास कितने भी अल्फा हाइड्रोजन हो। इसको नहीं देखना है, पहले इसको देखिए। ये एक एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको ऐसे बना दिया, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये भी और ये भी, दोनों टॉटोमराइज हो सकते हैं, लेकिन और इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो। तो बेटा याद रखना, दोनों हाइड्रोजन कभी टॉटोमराइज एट ए टाइम नहीं होंगे। At a time, only one alpha carbon can tautomerize with one functional group. या तो लेफ्ट वाले से करवा लो चाहे राइट वाले से करवा लो, पर एक बार में एक ही करेगा। ऐसे कभी नहीं बनाना है कि एक इधर चला गया एक उधर चला गया, दोनों चले गए। एक अल्फा कार्बन केवल एक बार में एक ही फंक्शनल ग्रुप को टॉटोमराइज करता है, चाहे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने भी हो। फिर ये मत कहना मैडम दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो ही फंक्शनल ग्रुप है, दोनों को एक एक दे दो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, किसी एक के साथ ही जाएगा, जिसके साथ भी आपको शिफ्ट करवाना है, लेफ्ट साइड कराना है राइट साइड कराना है, टॉटोमर तो सेम ही बनने वाला है। ठीक है, IUPAC नेम क्या आएगा, सेम। इसका टॉटोमर कितना काउंट करेंगे हम, 1। ठीक है, मान लीजिए कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, दोनों टॉटोमराइज हो सकते हैं एट ए टाइम, शर्त है दोनों अपना अपना अल्फा कार्बन ढूंढ। 3 है, तीनों एक साथ टॉटोमराइज हो सकते हैं, बट तीनों के लिए अलग अलग सेपरेट अल्फा कार्बन होना चाहिए, एक अल्फा कार्बन से शेयरिंग नहीं करनी। वन फंक्शनल ग्रुप टॉटोमराइज विद वन अल्फा कार्बन। अब इसमें कितने कीटोन हैं, 2। क्या ये दोनों कीटोन टॉटोमराइज हो सकते हैं एट ए टाइम, एट ए टाइम का मतलब एक साथ, यस हो सकते हैं। इसके पास देखो 2 अल्फा कार्बन है, इसने देखा इधर का कार्बन तो है, ये तो काम का ही नहीं, क्या ये अल्फा कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये sp2 है, इसमें 2 कार्बन है, ये इसके साथ टॉटोमराइज हो जाए, ये इसके साथ, एक साथ कितने भी फंक्शन को टॉटोमराइज हो सकते हैं, लेकिन शर्त याद रखना एक अल्फा कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप को टॉटोमराइज करेगा। क्या टॉटोमर बना, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ देखो बन गया, इसका नाम बताओ, रिसोर्सिनोन। इनके टॉटोमर्स बनाइए।
कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर आपके पास दो बन जाएंगे ना, एक तरफ एल्डिहाइड के साथ, एक बार कीटोन के साथ। नहीं, एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पे नहीं जाता। एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एक बार में एक ही फंक्शनल ग्रुप के पास जाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड पे भेज दो चाहे उसे कीटोन पे भेज दो। मैं अभी लिख देती हूँ ये नोट, जब तक आप उनके टॉटोमर्स बनाओ। 1 alpha carbon can show only tautomerization with only one functional group at a time. दूसरा वाला फिर टॉटोमराइजेशन करेगा ही नहीं। तीनों के बना लिए मैम, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में जो ऑर्थो वाला है उसमें अलग अलग कार्बन से साइमल्टेनियसली टॉटोमराइजेशन हो सकता है क्या? यस, अलग अलग हो सकता है। वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, वो स्टेबिलिटी सिखाऊंगी ना तब सिखाऊंगी। वन अल्फा कार्बन कैन शो टॉटोमराइजेशन विद वन फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ ये याद रखेगा अभी। मान लो फंक्शनल ग्रुप अलग है तो वो किसके साथ करेगा, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पे, जो अभी अपन रुक के पढ़ेंगे। पहले अपन सिर्फ बनाना सीखे, टॉटोमराइजेशन किस में होता है ये सीख रहे हैं। चलो बना लिए। इसका टॉटोमर देखो, दिख रहा है एरो, ये इसके साथ, ये बनाया इसका, इस वाले का टॉटोमर, इस वाले का बेंजीन पर 3 OH, यही बनाया है क्या? इस वाले में ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ। मैंने एग्जांपल अभी ऐसे दिए क्योंकि मुझे सारे कीटोन ही देने हैं। एक एल्डिहाइड कीटोन दूंगी तो भी रिएक्टिविटी में डिफरेंस आ जाएगा। नोट लिख लिया। 1 alpha carbon can show tautomerization with only one functional group at a time. अग्रिम एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। यस मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बोलो। यस मैम। मैम जैसे जो सेकंड क्वेश्चन में जैसे कई सारे कीटोन है ना मैम, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक बार एक टॉटोमर बने जिसमें एक कीटोन पर हो और एक इनॉल बन जाए, और एक में दोनों इनॉल बन जाए। वो बन सकता था, लेकिन इसके केस में ये जो मॉलिक्यूल है इसमें तीनों एक साथ टॉटोमराइज करेंगे तो रिंग बनेगी एरोमेटिक, और यदि एक बार में कोई दो करेंगे तो रिंग बनेगी नॉन एरोमेटिक। बताओ स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है इसमें? एक उस अग्रिम ने पूछा है कि इसमें एक बार में एक भी कर सकता है, दो भी कर सकते हैं और तीनों भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि रिंग बेंजीन बन रही है तो उस कंडीशन में तो तीनों एक साथ ही टॉटोमराइज करेंगे, और एक साथ जब भी फंक्शन को दो या दो से ज्यादा हो तो वो सारे एक साथ टॉटोमराइज होना प्रेफर करते हैं। रीजन, बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। एक ही टॉटोमराइज हो जाए तो यहाँ एक ही पाई बॉन्ड आएगा, रिंग नॉन एरोमेटिक रहेगी, वो भी कॉन्जुगेशन में हो भी सकता है, नहीं भी। तीनों एक साथ टॉटोमराइज हुए, रिंग में एरोमेटिक हो गई, बहुत सारा कॉन्जुगेशन डेवलप हो गया। दो करेंगे तो दो पाई बॉन्ड बनेंगे जो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे।
तो ओवरऑल जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप टॉटोमराइज करेंगे उस बनने वाले इनॉल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए ड्यूरिंग टॉटोमराइजेशन एट ए टाइम मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप ट्राई टू टॉटोमराइज, सारे टॉटोमराइज होने की ट्राई करेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट अल्फा कार्बन। आया Okay, समझ में बेटा? यस मैम। ऐसा नहीं है, होता भी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और बनाती हूँ, देखिए मान लीजिए ये बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ तो मिथाइल। अब आप इसको अच्छे से देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, लेकिन अल्फा कार्बन विद अल्फा हाइड्रोजन कितना है, एक। अब ये एक ही अल्फा कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो ये भी है पर ये काम का ही नहीं है क्योंकि इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, ये बेचारा कंफ्यूज है, ये कितने टॉटोमर बनाएगा? 2। एक बार या तो इसके साथ चला जाएगा तो ये नहीं जाएगा, इसके साथ चला गया तो ऊपर वाला नहीं बनेगा। इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 2। ऐसा नहीं है कि एक तू ले ले भाई, एक तू ले ले, दोनों को नहीं बांटेगा क्योंकि मैंने अभी बताया एक अल्फा कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप के साथ टॉटोमराइज करेगा। यदि ये ऊपर टॉटोमराइज कर रहा है, ये इनॉल बन गया लेकिन ये कीटो रहेगा। यदि नीचे वाले के साथ टॉटोमराइज कर रहा है तो ये इनॉल हो गया, ये कीटो रहेगा। आ रहा है समझ में? अभी इन दोनों की स्टेबिलिटी डिस्कस अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर स्टेबिलिटी वाला पॉइंट खुल जाएगा। अभी पहले बनाने वाले सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आया समझ में? अब इसमें मजबूरी है तो एक बार में एक ही फंक्शनल ग्रुप टॉटोमराइज होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉटोमराइजेशन, ये क्या है? जैसे अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े, ये जिस फंक्शनल ग्रुप को टॉटोमराइज होना है, यानी जो हाइड्रोजन को खींच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगा करके अल्फा कार्बन को डेफिशिएंट बना रहा है, वो डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सीधा यहाँ से जंप किया, सीधा जंप करते किसके पास पहुंच गया? फंक्शनल ग्रुप के पास। एक तो ये केस है, बन गया टॉटोमर। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम्पल दिया, बताओ क्या इसमें टॉटोमेरिज्म है? इसमें टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं है? इसमें टॉटोमेरिज्म थी, बना दिया आपने डायरेक्ट। अब बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी? टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, कारण अल्फा कार्बन नहीं है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। समझ आया? अब मैंने इसी एग्जाम्पल को ऐसे जोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखो, हमने अल्फा कार्बन वर्ड पहली बार नहीं पढ़ा है, हमने अल्फा कार्बन वर्ड कहाँ पे और पढ़ा था? हाइपर कॉन्जुगेशन में। क्या इसमें अल्फा कार्बन है भाई? क्या अब ये अल्फा कार्बन अभी भी है या नहीं है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी यही डेफिनेशन थी, अभी भी यही है। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, sp2 sp से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये अल्फा कार्बन अब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, और हमें इसमें टॉटोमर बनाना है। क्या ये डबल बॉन्ड हेल्प करेगा इसको जंप कराने में? याद करो इसकी मैकेनिज्म, CH2 माइनस H+। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी यही होता था। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये टॉटोमर कब कहलाएगा? जब ये नेगेटिव चार्ज जंप करता हुआ, डिलोकेलाइज होता हुआ कहां तक पहुंचना चाहिए? ऑक्सीजन तक। अब अपन इसका टॉटोमर बनाएं।
और टॉटोमर के साथ साथ हाइड्रोजन भी जा रहा है, तो बताओ इसका टॉटोमर क्या बना? CH2। यहां से बना रहे हैं डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, वापस OH। यानी इस बार टॉटोमेरिन तो अभी भी था, लेकिन क्या वो अल्फा कार्बन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ था या C डबल बॉन्ड C से अटैच था? C डबल बॉन्ड C से अटैच था, जिसमें अल्फा कार्बन उस हेट्रो एटम वाले फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट ना जुड़ करके किसी और की हेल्प से ट्रांजिशन करता है। इसको अपन क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टॉटोमेरिस। भाई रूल्स के हिसाब से तो ये रहा एल्डिहाइड, इसके बगल वाला कार्बन शुड भी अल्फा कार्बन, पर ये तो अल्फा कार्बन नहीं है, लेकिन इसका पड़ोसी के पास अल्फा कार्बन है, तो ये पड़ोसी कह रहा है कि तुम्हें हाइड्रोजन चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, मैं हेल्प करता हूं। ये यहां से ट्रांजिशन करवा के इस तक पहुंचाएगा। यानी अभी तक के जितने एग्जाम्पल थे वो सब इंडिया में ही हो रहे थे। अब हमारे मिशन गंगा के तहत यूक्रेन से स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी कि बाहर से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं स्टूडेंट जंप करते हुए। समझ आ गया? तो ये वाला जो केस है इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टॉटोमेरिज्म। इनडायरेक्ट टॉटोमेरिज्म पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा यहीं पे गड़बड़ करता है। एक 4th एग्जांपल दे रही हूँ, सोच समझ के बताना इसमें टॉटोमेरिज्म है या नहीं। इनडायरेक्ट पे ज्यादा अच्छे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां बच्चा भूल जाता है ना एकदम से। पहले बताओ, ये एग्जांपल है, इसमें टॉटोमेरिज्म है या नहीं है? मैं बैठ जाती हूँ आराम से, लिख लो। कंडीशन मैंने समझा, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड एक ही हो, बीच में कितने भी डबल बॉन्ड आ सकते हैं। डबल बॉन्ड जस्ट हेल्प कर रहा है वो उसको कैरी करने में। अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है और उस फंक्शनल ग्रुप से भी अटैच हो सकता है जिसके पास हेट्रो एटम है। अच्छा ये बताओ, इसमें अल्फा कार्बन है या नहीं? टॉटोमेरिज्म पढ़ा है ना? जो टॉटोमेरिज्म का अल्फा कार्बन होता है, सेम वही कंडीशन है, लेकिन इस बार हमें पहुंचाना कहाँ है? वो हेट्रो एटम तक। और पहुंचाने में हेल्प कौन करेगा? डबल बॉन्ड। लेकिन वो डबल बॉन्ड उस फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट। पता चला वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। अभी एक एग्जांपल और दूंगी, पहले बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं? निशित ने कहा है यस होगा, आदित्य ने कहा है नहीं होगा। जिन बच्चों को लग रहा है होगा, ट्राई करो बनाने की इसका टॉटोमर भी, और बाकी लिख भी लो आराम से, चेक कर लो बेटा। मैंने एक ही एग्जांपल एक बार में बड़ा बना दिया कि चलो उसमें देखते हैं या नहीं देखते। मैम इसको हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे देखें। हाँ बेटा, इस बार अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच नहीं है। जब अल्फा कार्बन C डबल बॉन्ड C से अटैच है, बट दैट C डबल बॉन्ड C आल्सो कॉन्जुगेट विद दैट फंक्शनल ग्रुप हैविंग हेट्रो एटम, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट टॉटोमेरिज्म है। इसका मतलब वो क्या, ये लाइन समझ आई? अल्फा कार्बन C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C से अटैच है, और वो C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C उस हेट्रो एटम वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट टॉटोमेरिज्म है। इनडायरेक्ट मतलब एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म, कि पहले उस अल्फा कार्बन को डबल बॉन्ड देता है, फिर डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करता जाए। ये अल्फा कार्बन देखो, ये यहाँ पे गया, तो जैसे यहाँ गया ये पाई बॉन्ड बोल रहा है मैं आगे जा रहा हूँ, आर्मी की तरह एक एक बॉन्ड शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये यहां से आ गया CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, और ये आप जानते हो जहां सिंगल था वहां डबल कर दो, जहां डबल था उसे सिंगल कर दो, ये बन गया। ये लो टॉटोमेरिज्म बनाना सीख गए, आज ही तो शुरू किया, बनाना आया नहीं आया समझ में? अच्छा लगा? इंटरेस्टिंग है?
कल की क्लास को क्या मैं 1:30 से ले लूं? किसने? क्यों बीआईजी सर का कोर्स पीछे चल रहा है क्या? 1:30 से 3 o'clock इसलिए कि लास्ट स्लॉट फ्री हो जाएगा फिर आपका। सर का क्लास कब से है? 2:15, 3, 4:30 तक। इतना लंबा पढ़ाएंगे? कोर्स पीछे हो गया 12th का अभी से ही। अब वो एक वीक छुट्टी पे थे उस टाइम पे, इसलिए वो तो कवर हो जाए तो मैं कैसे लूंगी फिर? संडे को भी 2 घंटे की क्लास लिए थे। ओके कोई बात नहीं, तो अपन लास्ट स्लॉट में ही ले लेंगे अपने में। मैं तो इसलिए कि भाई चलो पेपर भी है, बच्चे टाइम से फ्री हो जाएंगे। परसों पेपर है ना। वन 1:30 पे मैं बुलाऊं और आधा घंटा ही पढ़ाऊं केवल 2 बजे से। एक काम करेंगे ना, कल फिर यहीं पे बिस्तर मंगवा के सो जाएंगे, खाना मंगवाएंगे, परसों यहीं से पेपर देने चले जाएंगे। क्यों घर जाने का कष्ट करेंगे अपन, है ना। यहीं पे परसों पेपर है संडे को, वो भी मॉर्निंग में ही है क्योंकि एमसीटी पेपर है, तो मॉर्निंग में ये 9 o'clock से शायद, है ना। तो बढ़िया है, फिर कल यहीं पे आराम से पढ़ते हैं रात भर। कल तो ऐसा करेंगे 12th का स्टीरियो वाला चैप्टर भी पूरा ही कर लेंगे। फ्यूचर प्लान मतलब पूरा हाइपोथेटिकली सोच दे रहे हैं ये, है ना। लेकिन इस प्लान को कभी एग्जीक्यूट तो करेंगे। उसमें अभी पहले खाने वाले से, अमर पंजाबी वाले से बात कर लेते हैं कि बच्चों को बढ़िया सा खाना भिजवाएं। सिंपल थाली चलेगी या फिर बर्गर वर्गर चलेगा? बर्गर पिज्जा नहीं, अमर पंजाबी की थाली भी अच्छी आती है। अब देखो रात भर पढ़ेंगे तो बोलते मैम थाली से काम नहीं चलेगा, दोनों चीज चलेगी, है ना। थाली भी चलेगी, पिज्जा भी चलेगा, फिर एक बार रात को 12 बजे पिज्जा खाएंगे। अब ये सोचो बेचारे ऑनलाइन वालों का क्या होगा। कल ये प्लान करते हैं, ऑनलाइन वाले फिर घर पे दुखी होंगे, उनके पेरेंट्स मारेंगे उनको, है ना। बेटा एमसीटी है पेपर, एमसीटी बहुत पेपर दिए हैं, अब क्या टफ क्या इजी। अग्रिम इतने पेपर दे दिए अब तो हमने। बेटा बजट बिल्कुल नहीं हिलेगा, चिंता मत करो। इतना मिलता है बजट कि अपन कल पूरी रात स्विगी का ऑर्डर कर दें। अच्छा आपके घर पे सभी के स्विगी से ऑर्डर, बेटा ये फैसिलिटी केवल ऑफलाइन वालों को मिलेगी, ऑनलाइन वालों को नहीं मिलेगी। ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं हम तो दही चावल खाएंगे। चलो नोट कर लिया ये सारा। इसका टोटोमर बनाओ। लास्ट एग्जाम्पल। बीच में हेट्रोएटम हो तो हो सकता है, अब इसमें बीच में मैंने हेट्रोएटम दिया ही नहीं। हेट्रोएटम क्योंकि हाइड्रोजन जाता कहाँ है, मोर जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके पास। बीच में तो ये सारे कार्बन ही कार्बन है। मैंने इसीलिए अभी आपको बोला इनडायरेक्ट ऑटोमेटिक देखना अपन को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। बनेगा नहीं ऐसे तो मत बोलो, बनेगा। देखो अग्रिम ने तो बना भी लिया। नहीं उसने लिखा मैम बना लिया, बन गया। हाँ एक उसका एग्जाम्पल समझा रही थी ना। चलो देखो बेटा ये तो बहुत इजी था, बना भी लिया होगा। ये रहा अल्फा कार्बन, देखो ये पाई बॉन्ड इधर गया,
ये इधर गया, दिख रहा है सभी को? स्ट्रक्चर बनाए, ये CH3, यहां से एक हाइड्रोजन गया, सिंगल बॉन्ड का डबल, डबल था सिंगल रह गया, फिर डबल, फिर यहाँ डबल, इधर डबल का सिंगल हो गया, डबल फिर सिंगल हो गया, CHOH, और ये पहले से थे। ये टॉटोमर बना इसका। थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाओगे बहुत क्लियरली दिखेगा। समझ आया क्या? मैक्सिमम इतनी लिमिट का पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता बेटा। फिर अब अपन और प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ कैलकुलेशन में और एग्जांपल आएंगे। अब एक लास्ट एग्जांपल ये बता दो, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? पहला पॉइंट, अल्फा कार्बन है या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, टॉटोमेरिज्म। अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी सोच के बताइए टॉटोमेरिज्म है या नहीं? टॉटोमेरिज्म नहीं है। कारण देखिए, मैंने यही बताया, अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड से अटैच अल्फा कार्बन भी है, तो वो टॉटोमराइजेशन करेगा, लेकिन कब? जब वो डबल बॉन्ड उस फंक्शनल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में हो। ये इसको ले तो लेगा, लेकिन बीच में इस कार्बन ने रोक दिया। क्या ये कार्बन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है? वो कंजुगेट करता हुआ कहां तक जाना चाहिए? हेटेरो एटम तक, उस लास्ट के टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप पे। इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। क्या अब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन, ये टॉटोमेरिज्म समझ आ गया? ठीक है। EPP नंबर C10 नेक्स्ट क्लास में करके लीजिएगा। C6 C7 नहीं, फिर मॉर्निंग में आपकी सर ने बुलाई हुई है तो मैं लास्ट में ले लूंगी। लास्ट में थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे कि कल परसों आपका पेपर है, तो यही करेंगे। क्या मॉर्निंग में? मॉर्निंग में 9:30 से तो मेरी क्लास ऑलरेडी है। 9:30 से 1 o'clock तक तो मेरी क्लास है। एक स्लॉट बचता है 8 बजे का। तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ? उसमें तो आप बच्चों को दोबारा आना पड़ेगा ना, इवनिंग की क्लास के लिए दोबारा आना पड़ेगा। उसमें ऑनलाइन आ जाओगे, बाकी सब में फिजिक्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, आपके जो भी कल की 2 क्लासेस है बाकी। तो फिर एक काम, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि सभी बच्चे रेडी हो जाते हैं तो 1 o'clock से पढ़ लो मेरे से, तो 2 बजे तक। बोलो 1 o'clock से 2 o'clock पढ़ लो, 2 o'clock से आपकी क्लासेस सब ले लेंगे। भाई टॉटोमेरिज्म मेरा इतना ही बचा है, 1 घंटे में तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब केवल हमें कैलकुलेशन और स्टेबिलिटी करानी है। ड्रॉ करने वाला कंसेप्ट हो गया, जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। क्या आप सभी स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं? राइट, ये भी सही है। ध्रुव कह रहा है स्कूल के एग्जाम। यदि एग्री होते हैं तो 1 o'clock से 2:15 तक, जब तक भाई आपके सर नहीं आते हैं फिजिकल के, तब तक मैं पढ़ा दूंगी। भाई ऑप्शन ये है, तो आपका इवनिंग का 6:30 वाला स्लॉट बच जाता है। पर 1 o'clock में आप ये देख लें कि आपका मैथ्स का खाने का टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ध्रुव बेटा एडजस्ट कर लेंगे कल के लिए, क्योंकि परसों टेस्ट है। कल दिन में पढ़ लें 1 बजे से। आप सब एग्री हो? बेटा एग्री हैं? जिसको दिक्कत है वो अभी बोलो, पहले हाथ उठाओ, बाद में नहीं बोलना है। 1 o'clock, 1 o'clock से 2 o'clock मैं ले लेती हूँ। 2 o'clock से आप सर को बोलिएगा थोड़ा जल्दी, फिर जो नेक्स्ट स्लॉट जिसका भी हो उनको बोल देना जल्दी छोड़ दें, तो आप टाइम से तैयारी। सुबह स्कूल का टेस्ट कब से कब तक है भाई? 11th क्लास के स्कूल के टेस्ट है, उनके लिए ऐसे तैयार परेशान हो रहे हो जैसे बोर्ड के एग्जाम है अभी। अरे स्कूल के भी तो अलग अलग हो सकते हैं। 11:30 तक की तो है, तो मैं तो क्लास 1 बजे से ले रही हूँ, और तुम तो घर पे हो। क्लास लैपटॉप सामने रखना, बगल में खाना रखना, लंच करते भी जाना, पढ़ते भी जाना। फिर इवनिंग में नहीं होगी तो श्योर कल 1 o'clock क्लास ले रहे हैं, 1 o'clock क्लास ले रहे हैं कल। ठीक है, ओके बेटा 1 o'clock। इस